नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर यानी शक्ति टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले जाना कार्य किसे कहते हैं, कार्य होते क्या हैं, कार्य के कितने प्रकार होते हैं, धनात्मक कार्य कब होता है, ऋणात्मक कार्य कितने डिग्री के एंगल पर बनता है। उसके बाद हमने जाना ऊर्जा यानी ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा कब होता है, स्थितिज ऊर्जा कब बनते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ऊर्जा के रूपांतरण को जाना, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों को भी हमने डिटेल में जाना। उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने कार्य और ऊर्जा के अंतर्गत आपके साथ डिस्कस किए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए हैं। स्टूडेंट्स, एक प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा वो आपके रेंज में इजीली आ जाएगा। अगर आप इन कंटेंट को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के अंतर्गत एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शक्ति यानी कि पावर। पावर क्या होते हैं, पावर हम कहते किसे हैं और पावर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक क्या है, इसकी वीमा क्या है, और पावर से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बाद पावर से रिलेटेड किस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं, उन सभी पॉइंट्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाए आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहला पॉइंट आपका स्टूडेंट शक्ति यानी कार्य। तो कार्य हम किसे कहते हैं, तो कार्य के अंतर्गत बताया गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, कार्य करने की जो दर होता है उसको शक्ति कहा जाता है। देखिए, कार्य करने की दर, आप किस स्पीड से कार्य को कर रहे हैं इसी कंडीशंस को ही शक्ति कहा जाता है। यानी कि अगर आप सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो यही बोलेंगे कार्य करने की दर। अब एक कार्य को आप एक दिन में भी कर सकते हैं और उसी कार्य को आप एक घंटे में भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पावर कितनी है, शक्ति कितनी है। ठीक, तो कहने का मतलब कार्य करने की जो दर होती है उसी को ही हम शक्ति यानी पावर कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए शक्ति का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कार्य बटे समय। देखिए, शक्ति यानी कि शक्ति को हम पावर बोलते हैं तो इसलिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य जिसे हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं इसलिए इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को आपको पता है टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका किसी भी कार्य को करने का जो रेट ऑफ समय, जितना टाइम आप लेते हैं उसी को ही उस कार्य करने की शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का सिंपल सा फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, P बराबर होता है आपका W अपॉन T। और यहीं से आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जो ये समय है इसको हम दर कहते हैं। तो आप कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं उस दर को, उस रेट को ही शक्ति कहा जाता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य का फॉर्मूला होता है आपका P इक्वल टू W अपॉन T। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स आप इजीली समझ पाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के और पॉइंट्स बनते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि शक्ति का मात्रक बताइए। तो देखिए, अगर आप शक्ति का मात्रक फॉर्मूले के बिहाफ पर जाएंगे तो आपको पता है P इक्वल टू होता है W अपॉन में T, और W है आपका वर्क, और वर्क का मात्रक आप पढ़ कर आए हैं, अभी जूल पढ़ा है हमने, वर्क का मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। तो अगर आप देखेंगे तो मात्रक इसका हो जाएगा जूल पर सेकंड, यानी कि ये तो हो गया आपके मात्रक शक्ति का। लेकिन इसके बारे में बताने वाले थे आपके जेम्स वॉट साहब, तो इसीलिए उनके नाम पर भी इसका मात्रक रखा गया, मतलब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसका मात्रक वॉट भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही आपके मात्रक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑप्शन में कौन सा देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक्ति का मात्रक बताइए और अगर ऑप्शन में वाट है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस है वाट पूछने के, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति का मात्रक है और चारों ऑप्शन में अगर आपको कहीं वाट दिखे तो आप वाट के साथ जाएंगे। लेकिन अगर वाट नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूले के बिहाफ पर आपको पता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड आपका मात्रक हो जाएगा शक्ति का। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही मात्रक आपको ध्यान होने चाहिए। वो एग्जामिनर के माइंडसेट पर हो सकता है कि एग्जामिनर अब की बार आपको वॉट मात्रक में ना देकर जूल पर सेकंड दे दे, तो आपको जूल पर सेकंड के साथ जाना है। अगर दोनों ही ऑप्शन में होता है तो कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन आपका दोनों हो सकता है और आपको फिर दोनों के साथ जाना है, क्योंकि दोनों ही मात्रक इसके
सही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि 1 वॉट में आपसे पूछा जा सकता है कि कितना अर्ग पर सेकंड होता है, तो 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकंड होता है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आपने कार्य का एक मात्रक और पढ़ा होगा जिसे हम सीजीएस मात्रक कहते हैं, अर्ग। तो अगर सीजीएस में आप शक्ति का मात्रक देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, यानी 1 वाट का मान होता है आपका 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बन सकता है कि 1 वॉट का मान बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 वॉट का मान तो आप बताएंगे 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि इन तीनों पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि यह कैसी राशि, तो यह एक अदिश राशि है, क्योंकि मैंने आपको मापन और मात्रक में ही सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए थे कि जो भी शब्द स्टार्टिंग अगर हम उसका वर्ण देखें, अगर वो व या फिर बै से मिलकर बना है शब्द, तो मोस्टली चांसेस है वो सदिश राशि हो। और इसके अलावा जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं अदिश राशि। और शक्ति में आपको पता है कहीं पर भी ना तो व आ रहा है और ना ही बै आ रहा है, तो इसका मतलब यह अदिश राशि ही होगा। और कहीं ना कहीं आपने कार्य को भी पढ़ा है, ऊर्जा को भी पढ़ा है, ये सभी अदिश राशि है, तो शक्ति भी आपकी अदिश राशि है। पहचान आपको पता है, किसी भी शब्द का अगर स्टार्टिंग का लेटर व या बै ना हो तो वो सभी आपके अदिश राशियों में आते हैं। तो उस हिसाब से भी आप इसको बता सकते हैं कि शक्ति एक अदिश राशि है। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शक्ति की विमा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्टूडेंट्स की शक्ति की विमा बताइए, तो आपको पता है स्टूडेंट्स की शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, और कार्य की विमा अभी आप पढ़कर आए, उसका होता है ml2t-2। ये है कार्य की विमा। और समय की विमा फिर से आपका नीचे हो जाएगा t, और जब ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब t की पावर ऑलरेडी -2 ऊपर है और एक और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1l2 और t की पावर -3। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि शक्ति की जो विमा है वो है ml2t-3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से आपके मात्रक बन सकते हैं या तो जूल पर सेकंड या वॉट, और 1 वॉट का मान आपसे पूछा जा सकता है या इसकी विमा पूछी जा सकती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपके 1 मार्क्स यहाँ से पक्के हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट को आप इजीली समझ पाए हैं। और मेन है आपका स्टूडेंट्स फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले से आप हर चीज़ निकाल सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूले को ध्यान रख लिया तो इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप टॉपिक पढ़कर आए, कार्य का मात्रक जूल है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ यूज हुआ है। समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है, इसका एक्स मात्रक ये वॉट आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शक्ति की खोज आपके जेम्स वॉट के द्वारा की गई है। अब उनके नाम पर इसका मात्रक रखा गया है, तो इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे। तो कुछ ऐसी चीजें होती है स्टूडेंट जो आप पीछे से पढ़कर आते हैं तभी आप उनको रिलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आप कार्य की विमा देखेंगे तो आपने अभी प्रूफ किया है ml2t-2, और नीचे का t ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो आप उसमें विभेद करके, डिफरेंस करके आप इजीली राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको किसी भी चीज़ को क्रम में करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, और यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि पावर यानी शक्ति बराबर होता है P बराबर होता है W यानी वर्क अपॉन में T। तो आपको पता है कि जो पावर है, शक्ति का मात्रक होता है आपका वॉट, और वर्क का मात्रक होता है आपका जूल, और समय यानी टी का मात्रक होता है आपका सेकंड। मूल राशियों के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। तो ये टी जब इधर जाएगा तो आपके वॉट यानी पी इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो वॉट इंटू सेकेंड बराबर हो जाएगा आपका बचेगा जूल। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से आप ये पॉइंट समझ सकते हैं। देखिए 1 वॉट बराबर लिखा गया है 1 जूल पर सेकंड। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने कार्य 1 किया और 1 सेकंड में किया, तो आपका जो P है, P का मान भी 1 आएगा। तो P का मान 1 आएगा, मतलब 1 वॉट कार्य करेंगे आप 1 जूल और प्रति सेकंड। 1 सेकंड में अगर आप 1 जूल कार्य करते हैं तो आपको 1 वॉट मिलता है। तो इसी तरीके से अगर मैं 1 वॉट में 1 सेकंड की गुना कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 वॉट और इंटू में हो जाएगा 1 सेकंड। इसका मतलब 1 वॉट इंटू सेकंड बराबर, मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है, वो होता है 1 जूल। ठीक, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे 1 किलो वाट, यहाँ पर 1 और केजी का मतलब किलो होता है, W4 होता है वॉट। अभी आपने पढ़ा है शक्ति का मात्रक है। तो अगर हम बात करें 1 किलो वाट, तो 1 किलो में कितने 1000 वॉट होते हैं। आपको पता है किलो में 1000 होता है और वॉट है तो यहाँ पर भी वॉट। तो 1 किलो वॉट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अगर मैं 1 वाट
और यहाँ पे लिख दूँ एच, एच का मतलब होता है स्टूडेंट्स आवर मतलब घंटा, तो 1 वाट घंटा, इसका मतलब क्या है 1 वाट गुना में 1 घंटा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें 1 वाट घंटा में 1 वाट और 1 घंटे में आपके कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आप निकाल के देखिएगा, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 करेंगे 3600 सेकंड। तो यहाँ पर मैंने घंटे को सेकंड में चेंज कर दिया, इसका मतलब 1 वाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 वाट इंटू में 3600 सेकंड। ठीक, अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं वॉट और सेकंड को लेकर आऊँ तो आपको पता है वॉट और सेकंड जब गुना में होते हैं तो इसका मात्रक जूल होता है। तो देखिए यहाँ पर W वॉट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड समय को रिप्रेजेंट करता है और इनकी हो रही है गुना, तो यहाँ पर मात्रक आ जाएगा जूल। राइट साइड से 3 स्टेप इधर आते हैं, यानी 6 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो इसका मतलब अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वैसे तो आप बता सकते हैं कि 1 वॉट घंटे में 3600 जूल कार्य होता है, बट 3600 जूल को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो अगर आप एक संख्या यानी 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपको 3 स्टेप लेफ्ट जाना होगा और लेफ्ट जाने से 10 की पावर 3 आ जाता है। तो इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा 1 वाट घंटे का वो ये होगा 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 3 जूल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। मोस्टली एग्जाम में ये वैल्यू पूछा जाता है कि 1 वाट घंटे का मान बताइए, तो 1 वाट घंटे का मान होता है आपका 3.6 गुना 10 की पावर 3 जूल, और ये मैंने आपको इसी फॉर्मूले से निकालना बताया, क्योंकि वॉट और इंटू सेकेंड बराबर होता है आपका जूल। तो यहाँ पर 1 वाट घंटा यानी 1 WH, इसका मतलब W फॉर होता है वॉट और H फॉर होता है घंटा, तो 1 वाट घंटा का मतलब 1 वाट गुना 1 घंटा, तो इसका मतलब 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, तो इसका मतलब 1 वाट इंटू सेकेंड में बनाने का मतलब यहाँ पर मात्रक जूल दिखाना है। तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, और 3600 जूल को आप लिख सकते हो 3.6 गुना 10 की पावर 3, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे आपने 3600 लिखा, अब जब आप लेफ्ट साइड में 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप इधर आते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, तो इसके साथ आपके 10 की पावर 3 जूल मल्टीप्लाई करना होता है, तभी ये वैल्यू जो है वो आपका बैलेंस हो पाता है। तो इस हिसाब से ये फैक्चुअल मान आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में कि 1 वाट घंटे का मान बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है 3.6 गुना 10 की पावर 3 जूल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको आगे पूछा जा सकता है 1 किलोवाट घंटे का मान। तो देखिए 1 किलोवाट, देखिए 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000 और W का मतलब है वॉट, और घंटे को आपने लिख दिया 3600 सेकंड, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड इसलिए होते हैं स्टूडेंट्स कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आप 1 घंटे को निकालते हैं तो आपको मिलता है 3600 सेकंड। तो उस हिसाब से 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और इंटू में 3600 सेकंड। तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ऑलरेडी 10 की पावर 3 तो पहले से है, ये 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक, और यहाँ पर आप 3 स्टेप इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो ये फैक्ट्स भी मोस्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसका मतलब आपको ये सभी फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे। अगर आप निकाल सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी, तो आपको ये फैक्ट्स पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इनको रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रटना इसीलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में सीधा सीधा मान पूछेगा, और अगर आपको पता होगा तभी आप बता सकते हैं। तो देखिए 1 वाट घंटा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 3.6 गुना 10 की पावर 3 जूल, और अगर 1 किलोवाट घंटा, तो किलो में 10 की पावर 3 और आ जाएगा, तो देखिए 3.6 गुना 10 की पावर 3 में फिर मैं 10 की पावर 3 ले लूंगा तो हो जाएगा 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो स्टूडेंट्स ये फैक्ट्स कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 1 किलोवाट घंटे में और 1 यूनिट में एक संबंध होता है, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा फिर आपका 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, क्योंकि अभी आपने 1 किलोवाट को निकाला है तो वो आया 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान भी होता है आपका 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही पॉइंट्स मोस्टली चांसेस है कि आपको एग्जाम में इसमें से कोई एक पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके के फैक्ट्स डायरेक्टली पूछता है, और हो सकता है कि अगर आपको निकालना आता है तो आपके लिए आसान है, और अगर नहीं निकालना आता तब भी आपको एक बार इनको देख लेना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स ध्यान रखेंगे तो आपके चांसेस होंगे कि आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स शक्ति की एक और मात्रक। देखिए शक्ति का एक और मात्रक होता है, मतलब शक्ति का एक मात्रक तो आपने वॉट पढ़ा है, लेकिन शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति। और ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सीधा सीधा इसका मान भी पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर, अश्व मीन्स होता है स्टूडेंट्स हॉर्स और शक्ति का मतलब पावर, तो एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 746 वॉट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्टूडेंट्स। ये मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति का मान बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है तो आप बताएंगे 746 वॉट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1 किलोवाट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1000 वॉट, और बटे में 746 वॉट से इसको जब भाग करेंगे तो 1 किलोवाट का मान आएगा 1.34 HP, मतलब हॉर्स पावर। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट का मान बताइए और ऑप्शन में 1.34 HP हो तो आपको इसके साथ जाना है। तो ध्यान रखेंगे, अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे 1 वॉट घंटे में 3.6 गुना 10 की पावर 3 जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। एक यूनिट का मान आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा है, तो इसका मतलब इसका भी मान 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। और इसके बाद होता है एक अश्व शक्ति का मान, तो वो होता है आपका 746 वॉट। और 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है 1.34 हॉर्स पावर। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे और आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पर बेस्ड किस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पॉइंट्स है कि शक्ति के मात्रक। देखिए शक्ति का मात्रक वॉट भी होता है, किलोवाट भी हम यूज़ कर सकते हैं, मेगावाट भी यूज़ कर सकते हैं और हॉर्स पावर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि शक्ति का एक मात्रक तो वॉट है और दूसरा मात्रक है HP यानी हॉर्स पावर। और वॉट को किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट्स ऐसे भी डिवाइड करते हैं। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में वॉट ना दिखे, ना हॉर्स पावर दिखे और एक ऑप्शन आपको दिखे KW। तो KW का मतलब आप समझ जाएंगे कि वो किलोवाट है, मतलब K फॉर होता है kg, तो kg तो आपके द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन W क्या है वॉट, यानी कि ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉट का किलोवाट भी हो सकता है, मेगावाट भी हो सकता है और हॉर्स पावर भी हो सकता है। ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। इसी तरीके से कार्य और ऊर्जा के मात्रक भी आपके वॉट सेकेंड या वॉट घंटा या किलोवाट घंटा भी हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, कार्य और ऊर्जा के मात्रक वॉट सेकेंड या वॉट घंटा या फिर किलोवाट घंटा। क्योंकि स्टूडेंट समय को आप सेकेंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आवर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस फॉर्मेट में आपसे ऑप्शन देता है, क्योंकि वो अगर आपकी नॉलेज को चेक करना चाहेगा तो वो कुछ इस तरीके से आपसे घुमाएगा। हो सकता है आपने पढ़ा है शक्ति का मात्रक वॉट, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका MW है, मेगावाट है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है। एक न्यूटन है, एक आइंस्टीन है, एक आपका रख दिया जाएगा जूल। तो आपको उस केस में बताना है कि क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको हर तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि किलोवाट का क्या मतलब होता है, मेगावाट का क्या मतलब होता है, और वॉट वास्तव में किसका मात्रक है, हॉर्स पावर किसका मात्रक है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके ध्यान रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगे और आपके चांसेस राइट ऑप्शन तक पहुँचने के ज़्यादा होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं और इन पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कुछ इस तरीके से कि एक मशीन 200 जूल कार्य 5 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं बहुत ही ईजी लेवल के पूछे जाते हैं, बट बात यह है कि हम चीज़ों को डीपली नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए हमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, एक मशीन 200 जूल कार्य करता है। आपको पता है कार्य का मात्रक जूल होता है और ये 200 जूल है, इसका मतलब ये मान किसका है, तो ये मान है आपका W का। ठीक 5 सेकंड में करती है, ये 5 सेकंड क्या आपको पता है ये समय है, तो इसका मतलब ये क्या है T है। तो इसने पूछा है कि मशीन की शक्ति बताइए, मतलब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है P का मान। ठीक, आपको दिया क्या है W का मान, आपको दिया क्या है T का मान। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, P बराबर होता है
कार्य बटे समय यानी W/T। तो अगर आप W लिखते हैं तो W है आपका 200 जूल और समय है आपके पास 5 सेकेंड। तो 5 से जब आप इसको काटेंगे 5 चौक के 20 यानी 1 जीरो फालतू है, तो ये हो जाएगा 40 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 40 जूल पर सेकेंड, और आपको पता है शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड भी हो सकता है और वॉट भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 40 वॉट दिखे तो आपको 40 वॉट के साथ जाना है, और अगर आपको 40 जूल प्रति सेकंड दिखे तो आपको 40 जूल प्रति सेकंड के साथ जाना है। इतना सा सिंपल प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगे होंगे, आप समझ पाए होंगे कि जो फोबिया आपके अंदर न्यूमेरिकल का होता है कि साइंस में पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होते बहुत ही लोअर लेवल के। बस बात यह है कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़े उसको थोड़ा डिटेल में पढ़े, ताकि किसी भी पॉइंट से आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछ सकता है। तो उस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आप तभी जा पाएंगे जब आप चीज़ों को रटेंगे नहीं, समझेंगे और उसके पूरे प्रोसेस को जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला होगा कि इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है यूनिट का, कि हम यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप यूनिट कैलकुलेट करना जान जाएंगे तो इससे आप बिजली का बिल किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं, कि आप एक उपकरण है जिसको 1000 वॉट का है और उसे 6 घंटे प्रतिदिन यूज़ करते हैं, तो एक महीने में आपका बिजली का बिल कितना आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बन सकते हैं एग्जाम में। और अगर आप इस तरीके के न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि आपके व्यावहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर होंगे और प्रत्येक महीने में आपको बिजली का बिल ज़रूर मिलता होगा। बट बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजली के बिल को देखकर ये एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि इसका बिल कितना आया है और कितना इसका यूनिट चार्ज लगा है और कब से कब तक का ये डेट का है ये बिजली का बिल। ये सभी चीज़ें सही से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्या है। हालांकि बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, 12वीं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बिजली के बिल को सही तरीके से चेक नहीं कर पाते। तो अगर आप पढ़ लिख कर भी इस तरीके के कार्य को नहीं कर पाते तो फिर आपके पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, और वही चीज़ें मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप एक अध्यापक बनेंगे तो आपके सामने बहुत तरीके की चुनौतियाँ आएंगे, तो उन सभी को आपको फेस करना आना चाहिए। तो पढ़ने लिखने का यही बेनिफिट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिट को पहले से जानते हैं और आपको ये सभी चीज़ें पहले से पता है। लेकिन न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे बनते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर आप कभी भी एक यूनिट को कैलकुलेट करते हैं तो एक यूनिट बराबर होता है 1000 वॉट, इनटू में होता है आवर। इनटू में आवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये टाइम है, कि मतलब आपने 1 घंटा किसी भी 1000 वॉट के उपकरण को जलाया होगा। तो अगर आप 1000 वॉट के उपकरण को 1 घंटा यूज़ करते हैं तो 1000 वॉट जब 1 घंटा जलता है तो वो जितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसी को ही हम एक यूनिट कहते हैं। और डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में एक यूनिट का चार्ज कितना है। अगर मान लीजिए एक यूनिट का चार्ज 6 रुपये है और आपसे 10 यूनिट का चार्ज पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं 60। बट वो जो यूनिटों की संख्या उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप कभी भी यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, यूनिटों की संख्या, कि हमारे जो बिजली के उपकरण है वो कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं बिजली को, तो यूनिटों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपका P इंटू एच इंटू डी अपॉन में 1000। मतलब यूनिटों की संख्या बराबर है आपका P इंटू एच इंटू डी अपॉन में 1000। P होता है आपका स्टूडेंट्स पावर यानी शक्ति, P आपका पावर होता है, H होता है आपका आवर मतलब घंटा, आप उपकरण को कितने समय तक यूज करते हैं, और D होता है आपका डे यानी दिन। तो स्टूडेंट्स पावर मतलब कितने वाट के उपकरण को आप यूज कर रहे हैं, उसकी शक्ति क्या है, कितने घंटे यूज कर रहे हैं और कितने दिनों तक यूज कर रहे हैं, इनकी आप गुना करेंगे और बटे में से 1000 से भाग कर देंगे तो आपको यूनिटों की संख्या मिल जाएगा। कहीं कहीं पर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको पावर ना गिवन हो, आपको वोल्टेज और करंट गिवन हो, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि पावर P बराबर होता है आपका V इंटू आई। V होता है स्टूडेंट्स आपका वोल्टेज, मतलब आपके पास जो उपकरण है उसका कितना वोल्टेज वो यूज कर रहा है, यानी कि उसमें कितना वोल्टेज है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है। अगर आप वोल्टेज को करंट से गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है। तो P की जगह अगर आप V इंटू आई करेंगे, ये स्टूडेंट्स I है, तो I करेंगे तो H इंटू डी तो ऑलरेडी पहले से है, P इक्वल टू होता है आपका V इंटू आई, तो P की जगह V इंटू आई और H इंटू डी और अपॉन में 1000 में लिख सकते हैं। ये भी आपकी यूनिट की संख्या
संख्या है, अगर आपको सीधा सीधा पावर गिवन है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है यूनिटों की संख्या के लिए, और अगर आपको कभी पावर ना गिवन हो और वोल्टेज और करंट के फॉर्म में आपको गिवन हो तो उससे आपको सेकंड वाला ये यूनिट का फॉर्मूला यूज करना है। इससे आप यूनिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बात को भी आप जान पाए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं या आपके व्यावहारिक जीवन में इस तरीके के कंडीशंस बनते हैं तो उसमें आप बिजली का जो भार है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चंस में आपको बताया गया स्टूडेंट्स कि 40 वॉट के बिजली उपकरण को प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग करने पर 30 दिनों का बिजली का बिल कितना होगा। यानी सिंपल सा मतलब आपसे बिजली का बिल पूछा है, बिजली का बिल कितना आएगा, लेकिन किस बेसिस पर पूछा, आपसे बोला गया 40 वॉट के बिजली उपकरण, मतलब एक उपकरण है जिसका वॉट 40 है। इसका मतलब ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स P इक्वल टू आपको दिया गया है 40 और वॉट के लिए आपको पता है हम यूज करते हैं W। बिजली उपकरण को प्रतिदिन 6 घंटे यानी कि कितने घंटे, इसका मतलब H भी आपको गिवन है कि 6 घंटे आपको यूज करना है, और कितने दिनों तक, तो ये पूरे महीने का दिया है इसलिए D आपका दिया हुआ है 30। तो आपसे पूछा है कि बिजली का बिल कितना आएगा, यानी बिजली का बिल कितना आएगा, इसके लिए आपको आगे भी दिया है जानकारी कि यदि 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली भार वसूला जाता है, मतलब प्रति यूनिट, एक यूनिट का जो कॉस्ट होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका 6 रुपये। तो इसका मतलब कितना यूनिट, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि आपको यूनिटों की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो यूनिटों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए आपको P इंटू H इंटू D और बटे में 1000 फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो आपको यूनिटों की संख्या कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही आपको यूनिटों की संख्या मिल जाएगा तो एक यूनिट का कॉस्ट 6 रुपये है, तो जितने यूनिट होंगे उसे 6 से गुना कर देंगे तो आपको टोटल पैसे पता चल जाएंगे कि कितना बिजली का बिल आया होगा। तो स्टूडेंट चलिए आगे समझते हैं कि हम यूनिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए P का मान है आपका 40 तो 40 रखेंगे, H का मान है आपका 6 तो 6 रखेंगे, D यानी दिन, कितने दिनों तक यूज करेंगे तो 30 दिनों तक यानी कि इसका मान 30, और बटे में है आपका 1000। तो एक जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल होता है, एक जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल होता है। अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की गुना करेंगे 6 में तो 4 छिंग हो जाएगा 24, और 24 को 3 से गुना करेंगे तो 24 तिया हो जाएगा आपका 72, और नीचे है आपके पास 10 तो एक 10 यानी 10 में एक जीरो है तो इसका मतलब एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मतलब यूनिटों की संख्या हो जाएगा आपका 7.2। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास यूनिटों की संख्या 7.2 है तो उस केस में देखिए आप बिजली का बिल किस तरीके से निकालेंगे। देखिए एक यूनिट, अगर मैं बात करूं एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 6 रुपीज है, तो अगर एक यूनिट 6 रुपए का है तो इसका मतलब 7.2 यूनिट आपने बिजली यूज किया है, तो 7.2 और गुना आप करेंगे 6। तो जब स्टूडेंट्स आप 7.2 को गुना करेंगे 6 से तो आपको मिलेगा 43.2, मतलब 43 रुपये 20 पैसे आपका बिजली का बिल आएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर कैलकुलेट करने होते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको 40 वॉट दिया था यानी कि P दिया था, 6 घंटे यानी H दिया था, और 30 दिन यानी D दिया था। तो आपसे बिजली का बिल पूछा है कि कितना आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिटों की संख्या पता होनी चाहिए, और यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया P इंटू H इंटू D अपॉन 1000 या फिर V इंटू I इंटू H इंटू D अपॉन 1000। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको P गिवन है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, मतलब आप 40 गुना 6 गुना 30 बटे 1000 करेंगे तो आपका मान आएगा 7.2, यानी 7.2 यूनिट उस उपकरण ने बिजली को कंज्यूम किया है। तो अगर आप एक यूनिट का कॉस्ट 6 रुपये बताते हैं तो 7.2 यूनिट का जो कॉस्ट होगा वो 43 रुपये 20 पैसे हो जाएगा, और इस तरीके से आपको बिजली का भार कैलकुलेट करना होता है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को देखकर आप इजीली समझ पाए कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में बनते हैं, और यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप इजीली इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत ही आसान लेवल के होते हैं। लेकिन बात यह है कि हम चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो शक्ति टॉपिक है यानी पावर टॉपिक है, इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी पॉइंट आप इजीली समझ पाए होंगे, और अगर आप वो सभी पॉइंट समझ पाए होंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर प्रश्न उठाएगा उन सभी प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में, जिसमें हम इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जो अभी तक हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पढ़ा है, यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और उन प्रश्नों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। क्या हमने अभी तक जो कंटेंट कवर किए हैं क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।